नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष मिश्रा एक बार फिर से आप सबके साथ ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियो के अगले अंश के साथ आप सबके साथ फिर से जुड़ने के लिए ई आचार्य पे आ चुका हूँ। पिछले चैप्टर में हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सांतन तथा अवकलनीयता के कई अच्छे प्रश्नों के साथ मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने ये आपको बताया था कि इसके प्रश्नों को हल कैसे करना है। उसी सीक्वेंस में मैं अगली वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी के ही कुछ अच्छे अभ्यास प्रश्नों के, और इसके साथ साथ हम कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा और डीप से जाके सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूटी क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं इस बारे में बताया था। पिछला वीडियो मेरा ये था कि कॉन्टिन्यूटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। परिभाषा एक ये थी कि यदि किसी मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, एफ पे जो फंक्शन का मान होगा, अगर वही लिमिट x इक्वल टू सी पे जो फंक्शन का मान होता है, तो ये दोनों अगर एफ एक्स की मान c पे और f(x) का मान लिमिट x टेंस टू c पे अगर दोनों इक्वल होते थे तो भी आपका जो फंक्शन होता था वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता था। एक तो ये आपको मैंने बताया था। दूसरी परिभाषा आपकी जो थी, परिभाषा नंबर 2 जो आपकी एनसीईआरटी की परिभाषा है, उस परिभाषा में आपने देखा था, उस परिभाषा में मैंने आपको फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ(x) का मान उस लिमिट पे, ये तीनों हम निकाल के देखते थे और अगर ये तीनों आपस में बराबर होते थे तो हम कहते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू सी पे। यानी अब आप बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, और बेसिक के साथ साथ हमने पिछले, अगर आपको थोड़ा बेसिक के बारे में और जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ आपके साथ, और बिना देर के हुए मैं इन प्रश्नों पे जाना चाहूँगा। तो आइए, प्रश्न आपके समझ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनसीईआरटी का है और फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। फंक्शन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 यदि x का मान 1 या 1 से ज़्यादा हो, और फंक्शन वही फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 हो जा रहा है यदि x का मान 1 से कम हो। तो आइए, अब आपको पता है करना क्या है। अब आप सबसे पहले किसी भी फलन की सांतत्य जांचने के लिए सबसे पहले हम उसकी बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं। तो ये आपका फंक्शन है और फंक्शन 1 पे, आपको बिंदु 1 पे इस तरीके का फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। एक बिंदु 1 पे यानी x बराबर 1 पे आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो लेते हैं, ऐसे शुरुआत यहाँ से करते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा को जांचते हैं। बाएं पक्ष की सीमा जो है आपकी क्या है, देखिएगा ध्यान से। बाएं पक्ष की सीमा कब, x बराबर 1 पे बाएं पक्ष की सीमा। अब आप जानते हैं बाएं पक्ष की सीमा कब लेते हैं। बाएं पक्ष की सीमा तब लेते हैं जब वो क्या हो, उस बिंदु से उसका मान कम हो जाए। आपको मैंने बताया था बाएं पक्ष का सीमा का मतलब होता था, जैसे ये मान लीजिए लंब संख्या रेखा पे अगर ये शून्य होता था तो शून्य के बाएं पक्ष में चीज़ें कम होती थी यानी नकारात्मक नेगेटिव लेते थे, और शून्य से दाएं पक्ष पे जब जाते थे तो पॉजिटिव लेते थे यानी शून्य से ज़्यादा लेते थे। तो बाएं पक्ष की सीमा में आप अगर 1 पे जाएंगे तो आपको बाएं पक्ष की सीमा 1 से कम पे देखनी है। यानी बाएं पक्ष की सीमा में आपको जो फलन प्राप्त होगा वो फलन x जब 1 से कम होगा तो वो फलन आपको प्राप्त होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यह जब फलन दो तरीके से आपका डिफाइन है। एक तो ये है कि जब x का मान 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो जाता है तो फलन आपका डिफाइन है,
x प्लस 1 के तरीके से। दूसरा ये इस तरीके से डिफाइन है कि यदि x का मान एक से कम रह जाए तो फलन दूसरी तरीके से डिफाइन है। अब समझिएगा इस बात को कि बाएं पक्ष की सीमा x 1 से कम होने पे, तो बाएं पक्ष की सीमा x के कम होने पे निकाल लीजिए जरा, तो हो जाएगा, लिखते कैसे हैं देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब 1 से कम। आप इसका मतलब ये नहीं कि x इक्वल टू -1 लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब ये होता है कि लिमिट अगर x की जो वैल्यू है, लिमिट है जो 1 से कम रह जाए, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1, और fx आपका किस तरीके से डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा 1 माइनस का मतलब होता है 1 से मान थोड़ा कम रहे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 2 पे डिफाइन है। और अब आप क्या करेंगे, लिमिट का मान रख दीजिए बराबर लिमिट x टेंस टू 1 अगर रह जाए तो इस पे जो फलन का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। ये आपके बाएं पक्ष की सीमा हो गई। कब, जब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होता है, यानी जब x का मान 1 से कम होगा तो आपका जो बाएं पक्ष की सीमा की जो LHL आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, वो आपको कितनी प्राप्त होगी, 2। क्लियर होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि लिमिट क्या जाए, अब इसी तरीके से आप दाएं पक्ष की सीमा जांच लीजिए, ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा जांची है, अब आप दाएं पक्ष की सीमा जांच लीजिए। तो दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, दायां पक्ष बराबर होता है x इक्वल टू दायां पक्ष, कब, x इक्वल टू 1 पॉजिटिव पे। 1 पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया कि जब लिमिट की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाए। 1 से ज़्यादा होने का क्या मतलब यहाँ पे है, 1 से ज़्यादा होने का अर्थ यही है कि जब फंक्शन 1 से ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि फलन दूसरी तरीके से डिफाइन होता है। उस केस में फंक्शन जो है, अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखेंगे तो जो फंक्शन का आउटपुट होगा वो fx इक्वल टू x प्लस 1 के बराबर होगा। इस बात को समझ में आ गया, चलिए आ जाइए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1, यानी लिमिट की वैल्यू x के मान 1 ही रख देते हैं, लिमिट जब 1 हो जाए, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन है x प्लस 1, तो जब लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 जब हो जाएगा तो जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 1, और लिमिट x टेंस टू 1 पे फंक्शन का मान आ जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, दाएं पक्ष की सीमा कितनी प्राप्त हुई आपको, 2, बाएं पक्ष की सीमा कितनी प्राप्त हुई आपको, 2। अब आप करिए क्या, अब आप ऐसा करिए कि आपको तो क्या चाहिए था, आपको कॉन्टिन्यूटी के लिए, आपकी कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको LHL, RHL और FX ये तीनों बराबर होने चाहिए। LHL, RHL और FX तीनों बराबर होने की नहीं चाहिए, तो तीनों निकाल लीजिए। तो निकालिए fx यानी फलन x का मान एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे। तो आपको पता है कि f1 पे जो है x इक्वल टू 1 रखने पे फलन किस तरीके से है, x इक्वल टू 1 पे भी फलन x प्लस 1 के जैसा है। तो f1 इज इक्वल टू x प्लस 1, और f1 के जगह पे f1 निकालेंगे जब, तो f1 जो आपका आएगा वो आएगा 1 प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा 2। और इस तरीके से आपको इस फलन में आपको LHL, RHL और fx तीनों बराबर दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन x का मान एट x इक्वल टू 1 पे तीनों बराबर हैं, इसलिए fx संतत है कब, एट x इक्वल टू 1 पे, यानी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है जब x बराबर 1 पे, आपका x 1 के मान पे आपका जो फंक्शन आपने लिया था वो कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसा ये आपका कॉन्टिन्यूटी का बहुत ही
आसान सा तरीका है उसको कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का। आप कॉन्टिन्यूटी को चेक करते समय आपके दिमाग में आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन नंबर 2 आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों आपस में बराबर हो जाएं। और मैंने कल आपको एक उदाहरण के साथ ये भी समझाया था कि जरूरी नहीं कि किसी बिंदु पे जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस है तो दूसरे बिंदु पे भी फलन आपका कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एक मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन एग्जांपल मैंने पिछले वीडियोस में लिया था, तो मैंने मॉडुलस फंक्शन को समझाते हुए मैंने आपको दिखाया था कि अगर मॉडुलस x है तो x बराबर 1 पे जहां वो कॉन्टिन्यूअस था तो वहीं x बराबर 1 पे वही मॉडुलस फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं कि आपने इसको हर एक बिंदु के लिए प्रूफ कर दिया है। हो सकता है किसी पॉइंट के लिए आपका ये फंक्शन जो ये इस तरीके से डिफाइन है x इक्वल टू 1 पे जो कॉन्टिन्यूअस है वो हो सकता है उस फलन पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इस अभ्यास प्रश्नावली को आप कई बार दोहराइए। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो आप इसको बार बार हल करिए और आपको जितनी बार हल करेंगे आपको आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। मैं ये भी पिछले वीडियोज में अपने बता रहा हूँ, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी से एक प्रश्न हमेशा 4 नंबर का आपके प्रश्न उसमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आइए एक नए प्रश्न के साथ हम आपके साथ आते हैं और नया प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 11 है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और वो इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 कब, जब x का मान 2 से कम या 2 के बराबर हो और वही फलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है यदि आप x के मान को 2 से ज्यादा कर दें। यानी अब आपको फंक्शन चेंज किस पे हो रहा है, देखिए कॉन्टिन्यूटी हमें वही निकालनी है जिस बिंदु पे परिवर्तन हो रहा हो। जैसे एक मैं आपको एक बार फिर से ग्राफ से थोड़ा सा समझा दूं कि ग्राफ से समझाने का मतलब ये, मान लीजिए आप किसी इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन के लिए आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रा करते समय आपको यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां के बाद में जैसे ही नीचे आएंगे तो आप क्या हो रहा है कि इस बिंदु से नीचे जा रहे हैं, यानी ये जो बिंदु है आपका, ये बिंदु परिवर्तनशील है, यानी इसके बाद में आपका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। आप यहां तक क्या थे, इंक्रीजिंग थे, आप यहां तक क्या थे, इंक्रीजिंग थे, यानी आप बढ़ रहे थे। इस बिंदु पे जाके आप क्या हो गया, घटने लगे हैं। तो फिर अब आपको जो मेन जो चेक करना है, आप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं या कैसे हैं, अब आपको जो चेक करना होता है वो आपको एक उसी बिंदु पे चेक करना होता है जिस बिंदु के बाद से आपका परिवर्तन होना शुरू होता है। और इस फलन का जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 ही के पे हो रहा है, यानी 2 के बाद में, 2 के बाद का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के लिए फलन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है और 2 के बराबर होने पे फलन आपका एक्स क्यूब माइनस 3 रहता है और 2 से x का मान कम रहने पे एक्स क्यूब माइनस 3 रहता है। यानी जो आपका परिवर्तन बिंदु है वो कौन सी बिंदु है, x बराबर 2। तो आपको कॉन्टिन्यूटी भी वही चेक करनी होती है कि अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि उससे पिछली पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, उसके आगे वाले पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस चेक हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये फलन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब आपको बेसिक जितना कुछ था मैंने बेसिक आपको सब कुछ सिखा दिया है। अब आप प्रश्न के साथ आ जाइए, कैसे करते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न में क्या है, आपका फंक्शन जो दिया गया है आपको एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 दिया हुआ है यदि x का मान 2 से कम हो रहे और x बराबर आपका जी, तो एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3, कब, फंक्शन x से x की वैल्यू 2 या 2 से
2 से 2 हो, इक्वल टू 2 हो या 2 से कम हो। दूसरा है x का मान 2 से ज़्यादा हो जाए तो फंक्शन बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1। कब? जब x का मान 2 से ज़्यादा हो, यानी हम शांति जो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे वो एट x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो देखिए LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट कब? x इक्वल टू 2 माइनस, यानी 2 माइनस का मतलब 2 से कम, जब x का मान 2 से कम हो जाए। तो अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बाएं पक्ष की सीमा, तो बायां पक्ष की सीमा कब हो? जब x बराबर 2 से कम हो। तो आपको पता है लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो फंक्शन कैसा मिलेगा पता है? तो फंक्शन लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो फंक्शन आपको मिलेगा x क्यूब माइनस 3। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि जब x की वैल्यू 2 से कम लेंगे तो फलन आपका मिलेगा, उस समय fx मिलेगा आपको x क्यूब माइनस 3। फिर बराबर लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन आपका रहेगा x क्यूब माइनस 3। अब आप निकाल लीजिए, मान निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 2 पे जो आपका फंक्शन का मान आएगा वो आएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 3, यानी 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 करेंगे तो फंक्शन का मान 5 निकल के आएगा। यानी बाएं पक्ष की सीमा आपको पता चल गई, कितनी निकल के आई? 5। कब? जब x इक्वल टू 2 माइनस पे फंक्शन आपको की जो वैल्यू मिली आपको बाएं पक्ष की सीमा की, वो मिली 5। अब आ जाइए अपने दाएं पक्ष की सीमा की तरफ। दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष लेंगे x इक्वल टू 2 पॉजिटिव पे, ठीक है, ले लीजिए। क्या हो जाएगा? तुरंत लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और fx आपको पता है क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 2 पे वैल्यू फंक्शन की कितनी हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, यानी 4 1 5। तो यानी अब आपका मान निकल के आ गया 5। बाएं पक्ष की सीमा भी आपकी निकल के आ गई 5। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे यही लगती है कि आपने 5 इधर भी मिली, 5 इधर भी मिली, यानी अब आपको तो ये लग गया होगा यार ये भी कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ रहा है। अब आप fx निकाल लीजिए, तो लिखिए fx एट, मतलब एट x इक्वल टू किस पे? 2 पे। तो fx बराबर क्या है? x बराबर 2 पे fx क्या है? x क्यूब माइनस 3। चलिए, तो आ जाएगा मान f2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 3 माइनस 3, यानी 8 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा? 5। और अब आपको पता चल गया होगा बाबू, हाँ बाबू, कि ये 5, ये 5 और ये 5, यानी अब आपके परिभाषा के अनुसार आपकी जो परिभाषा है वो है LHL, RHL और FX। यदि तीनों बराबर होते हैं तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आपका ये जो है प्रश्न संतत हो जाएगा, इसे संतत होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है अब आपको भी मजा आने लगा होगा, और आज प्रश्न ही ऐसे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। आपकी इसके आगे जो कुछ रही सही कसर है हम उसे अगले प्रश्न में लेके पूरा कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा आज के सेशन में। और आज का सेशन सच में ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार आपके समझ में आ जाए, बस एक बार अगर आप इसको समझ गए तो फिर ये आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्कोरिंग सब कुछ हो जाती है। लिमिट को कॉन्टिन्यूटी को समझना बहुत ही आसान है। एक बार आप अपने खुले दिमाग से 2-4 प्रश्न हल करिए, एक परिभाषा पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है,
परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पूरा का पूरा यूनिट आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। और मैंने ये बाद में एक बार फिर से, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में फोकस दे रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे इसे पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो इसके इस्तेमाल के लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इस तरह आपके ये जो आपकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलस पोर्शन, पूरा का पूरा कैलकुलस पोर्शन आपका करीब 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर करता है। और अकेले इससे आपके जो 100 नंबर के पेपर बनते हैं उस 100 नंबर में से करीब 47 से 48 नंबर के प्रश्न पूरे के पूरे कैलकुलस इकाई से आता है। कैलकुलस इकाई मैंने आपको बताया था, कैलकुलस आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यानी सांतन तथा अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन, चैप्टर नंबर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर जो मिलते हैं ये आपके पूरे के पूरे 12th के मैथ्स के फाउंडेशन है, यानी ये पूरे के पूरे मैथ्स की नींव है। अगर ये किसी की मजबूत हो गई तो उसे भविष्य में किसी भी तरीके की समस्या गणित से संबंधित नहीं होने वाली है। वो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएशन करेगा, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में जाए, अगर वहाँ उसे मैथ्स मिलनी है तो मैथ्स से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है। इस बात को आप गारंटी रख लीजिएगा। और इससे आसान मैथ्स आपको, सच में हमारा यही प्रयास है, आचार्य के माध्यम से, मैं पीयूष मिश्रा आपका मैथ्स गुरु यही हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे प्रश्न लाए के जाएँ, आपको आसान तरीके से गणित सिखाई जाए। जो आज तक का हवा आपके मन में बनाया गया है कैलकुलस को लेके, उस हवे को हम खत्म करें और आपको कैलकुलस इतने रोचक ढंग से पढ़ाएं कि आप कहें कि सर यस, कैलकुलस इज अ वेरी इजी पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो मुझे लगता है कि आपको कैलकुलस में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और इसी श्रेणी में एक अच्छे प्रश्न के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 17 आप देखेंगे ध्यान से, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें आपको ये पहले ही बता दिया गया है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपने अपने पिछले प्रश्नों में आपने संतंत्र की जांच की थी, परंतु यहाँ पे आप एक नया चीज देख रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ये फंक्शन जो है x = 3 पे ऑलरेडी संतंत्र है, यानी संतत ये है। तो आप जब सतत है ये, तो फिर आपको सतत तो प्रूफ करना नहीं है, यानी अब आपको प्रूफ करना ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कब? x = 3 पे। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ ना कुछ तो वो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है चलिए a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। तो a और b का मान भी ज्ञात करने के लिए आपको जाना वहीं पड़ेगा। जाना कैसे पड़ेगा? जाना आपको अपनी परिभाषा, आपके डेफिनेशन नंबर 2 के साथ ही जाना पड़ेगा कि आपको LHL, RHL और FX तीनों को इक्वल करना ही पड़ेगा। तो आ जाइए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो fx at x = 3 पे आपका LHL यानी बाएं पक्ष की सीमा, RHL यानी दाएं पक्ष की सीमा और fx at x = 3 पे मान बराबर होंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले आते हैं बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा कब? बाएं पक्ष की सीमा किस पर? x = 3 माइनस पे। ठीक है, 3 माइनस का लेने का क्या मतलब है, अब आपको मोटिव समझ में आ रहा होगा। लिमिट x → 3 माइनस fx बराबर लिमिट x → 3 माइनस, और 3 माइनस पे जो आपको फंक्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा ax + 1, यानी आपका रख देंगे यहाँ पे ax + 1। तो जो आपका आउटपुट मिलेगा लिमिट x → 3 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 3a + 1, यानी लिमिट x → 1 पे आपका ये मान मिलेगा 3a + 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाएं पक्ष की सीमा। इसी तरीके से आप दाएं पक्ष की सीमा निकालिए। तो दाएं पक्ष की सीमा क्या हो जाएगी? दाएं पक्ष की सीमा कब? एट x = किस पे? 3 पॉजिटिव पे। तो लिमिट x → 3 पॉजिटिव fx
बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन आपको क्या मिलेगा bx प्लस 3, ध्यान दीजिएगा bx प्लस 3, bx प्लस 3, यानी आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 3 पे आपको जो फंक्शन की x बराबर 3 रखने पे आपको मान प्राप्त होगा 3b प्लस 3, यानी अब आपको मान प्राप्त होगा 3b प्लस 3। ठीक है, अब ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी गई है। क्या बता दी गई है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो आपने दो तो निकाल ली, तीसरी चीज भी आपको चाहिए ही चाहिए, तो fx भी निकाल लीजिए भैया। तो लिखेंगे fx एट x इक्वल टू 3 रखने पे क्या होगा मान, आपको पता होता है, आप LHL RHL और fx भी निकालते हैं। fx निकालेंगे तो आपका हो जाएगा fx बराबर एट x इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा ax प्लस 1, यानी ये आपका ax प्लस 1 का मतलब f3 पे जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। अब आपको किसी तरीके की समस्या होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब आपको ये चीज़ तो ऑलरेडी दी है कि वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का यही मतलब हुआ कि आपकी LHL RHL और FX तीनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। इसका यही तो मतलब हुआ ना आपका कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर हैं, और जब ये अगर बराबर हैं तो फिर बराबर होने के लिए आप तीनों को बराबर करिए, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 3a प्लस 1 3b प्लस 3, ये तीनों आपके क्या, ये दोनों को आपको क्या कर दिया जाएगा इक्वल कर दिया जाएगा। तो कर लेते हैं अपनी परिभाषा के अनुसार, वही वाला परिभाषा लगाइए और इन तीनों को आपस में इक्वल करके a और b के लिए क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या होनी चाहिए। अगर समस्या है भी तो हमारे साथ बने रहिए और अगली स्लाइड में हम इसको हल करके दिखाते हैं कैसे करेंगे जी। तो आ जाइए कैसे हल करेंगे। ये आपको पता है कि 3a प्लस 1 ये 3b प्लस 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये LHL है ये RHL है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, यानी अब आपको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर, इधर से जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3b और 3 में से 1 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 3b प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3b प्लस 2/3, यानी a बराबर आपका आ जाएगा b प्लस 2/3 और ये आपका मान आ जाएगा। a और b का संबंध निकल के आ जाएगा। तो a और b बराबर b, आपका b का मान यही निकल के आएगा a इक्वल टू b प्लस 2/3। तो मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्टिन्यूटी के और कॉन्टिन्यूअस के तरीकों के ज्ञात हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप हमें हमारे ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू हमारी मेल आईडी, थ्रू हमारे फ़ोन नंबर जो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय इस पूरे की पूरी कॉन्टिन्यूटी टॉपिक को मैं आज अपने इस वीडियो में आपको समाप्त करके जाऊंगा और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्टिन्यूटी में किसी भी तरीके की समस्या मेरे रहते हुए आपको ना रह जाए। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आपको क्वालिटी प्रश्नों के साथ, चुनिंदा प्रश्नों के साथ उनका एक ज़बरदस्त तरीके से अभ्यास कराया जाए और नई तरीके से आपको उन प्रश्नों को सिखा के आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूटी को हमेशा के लिए भर दी जाए। मैं ज़बरदस्ती नहीं भरूंगा, आपको खुद ही इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा सर हाँ आज जो है कॉन्टिन्यूटी, अब मुझसे कोई जगा के मुझे इसमें सो रहा हूँ और मुझे कोई जगा के पूछ ले तो मैं कॉन्टिन्यूटी को जग के भी तुरंत बिना आंख धोए हुए, बिना आंख मुंह धुले हम प्रश्न को कर सकते हैं। इस तरीके की कॉन्टिन्यूटी आपकी हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगले स्लाइड में मैं बहुत ही अच्छा सा प्रश्न लेने वाला हूँ। तब तक आप इस प्रश्न को एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं स्क्रीन पे
ये फंक्शन आपको ए और बी के लिए आपको सॉल्व करना था। ठीक है बंधु, तो अब हम अपने अगली स्लाइड की तरफ आते हैं और एक अच्छा सा प्रश्न उठाते हैं। तो आइए लेते हैं एक अच्छा सा प्रश्न। तो बच्चों अब आपके लिए ये जो प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके अभ्यास 5.1 का प्रश्न नंबर 23 है और ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रश्न है। ये नया प्रश्न आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक के आप क्या करते थे, इससे के पिछले के जितने भी प्रश्न हमने किए हैं उन प्रश्नों में हमें केवल सांतंत्र मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता था कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और अगर कॉन्टिन्यूअस देता होता भी था तो आप ए और बी के लिए उसका मान ज्ञात कर लेते थे। आपको इस प्रश्न में क्या चेक कर, आपको इस प्रश्न में साफ तौर पे बताया गया है कि आपको इसकी क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी की चेक करना है कि सभी बिंदुओं पे, यानी एक बिंदु पे नहीं चेक करना है, आपको यह चेक करना है कि ये सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए मैं मान लेता हूं कि एक कोई मैं पॉइंट अपने आप से ले लूंगा। देखिए जब भी इस प्रश्न को जब शुरू करेंगे तो आपको एक करना ये पड़ेगा कि आपको x इक्वल टू एक पॉइंट माननी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि k एक रियल नंबर है, k एक क्या है आपका रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब अगर एक रियल नंबर होता है तो रियल नंबर के कितने कंडीशन होते हैं, रियल नंबर के 3 कंडीशन होते हैं कि यदि या तो एक क्या होगा कि रियल नंबर क्या होगा, k से छोटा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। रियल नंबर क्या होते हैं आपके, रियल नंबर सारे निगेटिव पॉजिटिव जीरो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबके सब रियल नंबर होते हैं, यानी वो वास्तविक संख्या होती है। तो इसकी 3 शर्तें बनेगी। पहली शर्त बनेगी कि k अगर निगेटिव हो जाए, अगर निगेटिव रियल नंबर के लिए चेक कर लीजिए तो k लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि k अगर पॉजिटिव है तो k क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि क्या होना चाहिए, k बराबर कितना होना चाहिए, 0 के। ये 3 शर्तें आपके लिए रखेंगे, इसमें भी आपको 3 शर्तें मिलेंगे। 3 शर्तें मतलब आपको ये चेक करना है कि ये किस बिंदु के लिए मतलब ये सारी बिंदुओं के लिए कॉन्टिन्यूअस है या फिर किसी एक ऐसी बिंदु है जिसपे ये डिसकॉन्टिन्यूअस भी है। तो मैंने आपको बताया ये थोड़ा आपके लिए नया प्रश्न है कि क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर बिंदु पे मैंने पहले ही बताया था। तो एक चीज़ आप समझिएगा, मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बता रखा था कि जब कभी प्रश्न को चेक करना हो कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप जिस बिंदु से उसका परिवर्तन हो रहा हो उस बिंदु पे उसको कॉन्टिन्यूअस चेक कर लीजिए, बाकी वो आपका उससे पहले और उसके बाद वाले बिंदु पे वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। मैंने बताया उससे पहले जैसे ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, तो ग्राफ में मैंने यहाँ से यहाँ तक जितने भी बिंदु थे सब पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे इस पे नेचर का परिवर्तन होता है, उसके बाद ये आएगा, फिर अगर यहाँ पे भी अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी बिंदु सब पे ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इस तरीके से जो हमें निकालना है, हमें जांचना कहाँ पे है कि अगर हम ये जांच लें कि जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है, जो ये फलन है वो x बराबर x के 0 के मान पे ही ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि k एक रियल नंबर है और रियल नंबर में 3 कंडीशन होती है। ये पहली शर्त ये है कि अगर कोई वास्तविक संख्या निगेटिव होगी तो k का मान 0 से कम हो जाएगा, वास्तविक संख्या k से ज़्यादा होगी तो k का मान 0 से ज़्यादा हो जाएगा, और तीसरा कंडीशन ये कि एट x इक्वल टू 0 पे भी हम चेक कर लें कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहली शर्त के अनुसार सबसे पहले बायां पक्ष निकालिए, सबसे पहले बायां पक्ष निकालिए। आपकी पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार बायां पक्ष। अब बाएं पक्ष के लिए क्या लेंगे, k इज लेस देन 0, ध्यान रखिएगा। और यहां लिमिट x टेंस टू 0 नहीं लेंगे, अभी हम लेंगे क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k fx बराबर लिमिट x टेंस टू k, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x है और x पे हमने x को पे क्या रख लिया, k रख लिया है। ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंस टू k और साइन x अपॉन जो x है
वो आपका परिवर्तित होके हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के पे आपका जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो बन जाएगा साइन के अपॉन के। ध्यान दीजिएगा, अब लिमिट एक्स टेंस टू के पे साइन के अपॉन के, आपने 11वीं में आपको एक चीज मैंने बताई थी, आपने कक्षा 11 में 2-3 आपने सूत्र पढ़े थे, अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब लिमिट x टेंस टू h होता था तो साइन h अपॉन h का मान होता था किसके बराबर, 1 के बराबर। या फिर लिमिट x टेंस टू h होता था तो h अपॉन साइन h का भी मान कितना होता था, 1 के बराबर। लिमिट x टेंस टू h होता था तो tan h अपॉन h का मान 1 के बराबर होता था। यानी ये सब आपके ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू के साइन के अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, होल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम आप यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में कि चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि साइन h अपॉन h लिमिट एक्स टेंस टू h पे आपका कितने के बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। इसलिए लिमिट x टेंस टू k पे साइन k अपॉन के 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर लिमिट x टेंस टू h हो जाए, वो h कुछ भी हो जाए, s अब h का मान 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, डजंट मैटर, कुछ भी मायने नहीं रखता। आपको बस इतना याद रखना है कि साइन h अपॉन h लिमिट x टेंस टू h साइन h अपॉन h 1, लिमिट x टेंस टू h अपॉन साइन h 1, लिमिट x टेंस टू h tan h अपॉन h इज इक्वल टू 1, या फिर लिमिट x टेंस टू h अपॉन tan h भी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको प्रश्न में इस तरीके का जब भी दिखे आप तुरंत एक मान उसका रख दीजिएगा। कुछ आपके लिमिट्स में कुछ डिफरेंट फॉर्मूले भी होते हैं, उनको हम बाद में चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे आपका इस कॉन्टिन्यूटी में आपने ये फाइंड कर लिया। दूसरी शर्त आप रख लीजिए, दूसरी शर्त के अनुसार आप क्या निकालेंगे, दायां पक्ष निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरी शर्त क्या है कि जब k का मान 0 से ज्यादा हो जाए, दूसरी शर्त यही तो है ना भाई। पहला शर्त था k का मान 0 से कम हो जाए, दूसरी शर्त है कि जब आपकी वास्तविक संख्या धनात्मक हो, क्योंकि यहाँ आप सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ले रहे हैं और आपने रियल नंबर माना, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। और वास्तविक संख्याओं में नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों शामिल होते हैं। यानी आपके नेगेटिव इंटीजर्स इज आल्सो रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्णांक, ये तीनों के तीनों यानी पूर्णांक मतलब जीरो, जीरो इज द इंटीजर्स आर होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो दूसरी शर्त के अनुसार जब अगर आपका दायां पक्ष क्या हो जाए, k का मान 0 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर जब आप लिमिट ऐसे रखेंगे, लिमिट x टेंस टू k fx बराबर लिमिट x टेंस टू k, देन आपका मान क्या हो जाएगा, k x प्लस 1 का मतलब हो जाएगा k प्लस 1, और k प्लस 1 का मतलब हो गया, और आप क्या रखेंगे, k का मान क्या है, k किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, k किसके बराबर है, k आप क्या लेंगे, आप सोचेंगे लिमिट x टेंस टू k है, तो लिमिट x टेंस टू k है, ठीक है कोई बात नहीं। और अब आप क्या लेंगे, k लिमिट x टेंस टू k है और लिमिट k टेंस टू रहेगा 0, x टेंस टू k है और k टेंस टू हम क्या लेंगे 0, क्योंकि आपका k टेंस टू किसके, 0 के। तो जैसे लिमिट k टेंस टू 0 रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 का मतलब 1, यानी यहाँ पे भी आपको 1 मिला, यहाँ पे भी आपको 1 मिला। अब आपको LHL RHL मिल गया 1 1। अब आप क्या करेंगे, fx का मान निकाल लीजिए। fx का मान जैसे ही निकालेंगे क्या हो जाएगा, fx बराबर fx एट x k इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि अब आपका तीसरी शर्त यही है। तीसरी शर्त क्या थी कि पहली दोनों शर्त तो हो गई कि k का मान 0 से कम हो जाए, तो यानी आपने ऋणात्मक के लिए निकाला, k का मान 0 से हो जाए आपने धनात्मक के लिए निकाला। अब k का मान 0 हो जाए तो fx एट k इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, fx बराबर आपका होता था साइन x अपॉन कितना होता था x, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन x अपॉन x नहीं होता है, ये आपका दिया हुआ था
k प्लस 1, अगर x बराबर 0 भी हो जाता है तो आपका क्या हो जाता था, x प्लस 1, यानी एफ एक्स इक्वल टू किस तरीके से डिफाइन है, x प्लस 1, यानी एफ के क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और k इक्वल टू 0 रखने पे, जब k बराबर 0 रख देंगे तो 0 जैसे ही रखेंगे 0 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 1। यानी आपको तीनों चीजें फिर से बराबर मिली कि नहीं मिली। आप अपने प्रश्न में जाइए भैया, प्रश्न में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने बाएं पक्ष की सीमा निकाली, पहली शर्त के अनुसार आपकी बाएं पक्ष की सीमा 1 आई, दूसरे शर्त के अनुसार आपकी दाएं पक्ष की सीमा 1 आई, और तीसरे शर्त के अनुसार आपका जो मान है x इक्वल टू 0 रखने पे भी 1 आया। यानी अब आप लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए fx कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए fx आपका कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अगर हम परिवर्तित मान पे देख लें, अगर जहां से वैल्यू परिवर्तित हो रही है उस बिंदु पे भी अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो यहां से यहां तक वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस रहेगा, और इस पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी आपका सारा का सारा फंक्शन सारी वैल्यूओं के लिए वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। और ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। अब आपको कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे ई आचार्य प्लेटफॉर्म्स पे, हमारी हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करिए, और आपको बहुत मजा आएगा। आप कॉन्टिन्यूटी के जब भी प्रश्न करेंगे मैं तो अभी आपको कहूंगा कि आप अभी उठा के तुरंत कॉपी पेन लेके अभ्यास 5.1 को 2 बार खत्म करिए, और दोनों बार आप चुटकी में बजाते हुए सारे के सारे प्रश्नों को 1 घंटे के, आपके मुश्किल से 24 से 25 प्रश्न हैं, और आप 24-25 प्रश्नों को यकीन मानिए आप मुश्किल से एक प्रश्न में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा अधिकतम। जो पिछले जो आधे बाद वाले प्रश्न है उसमें एक प्रश्न में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, अन्यथा आप 25 प्रश्नों को, अगर एक प्रश्न का मैं 5 मिनट मान के चलूँ औसतन, तो 25 पंचे 125, यानी आपको 2 घंटे 5 मिनट में आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपका, जो अभी तक हमने अपने पहले और दूसरे वीडियोज में आपको मैंने कॉन्टिन्यूटी के इंट्रोडक्शन से लेके कॉन्टिन्यूटी के जब अच्छे क्वालिटी वाले प्रश्नों के साथ मैंने आपको सतत को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं अपने अगले वीडियोस में आपको डिफरेंशियबिलिटी के साथ मिलूंगा, तब तक आप कॉन्टिन्यूटी को पढ़ते रहिए, कॉन्टिन्यूटी को दोहराते रहिए, और कॉन्टिन्यूटी से जुड़े हुए सारे प्रश्न अब तक के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्नों को आप करिए, और आप अपने अंदर एक नया जोश लेके आइए, क्योंकि अब आप देने जा रहे हैं अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, यानी यू आर गोइंग टू अपेयर इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो सीखते रहिए, गणित को रोचक ढंग से सीखिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे आपके अपने प्लेटफॉर्म eacharya.com पे, और मैं आपका अपना मैथ गुरु पीयूष सर जो आपके साथ बना हुआ हूँ, आपके साथ लगातार बने हैं हम अपने गणित के वीडियोस के साथ में। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे आपको डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक नई एनर्जी के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि लॉकडाउन केवल और केवल स्कूल खोलने पर है, सीखने पे नहीं। तो सीखने के लिए आइए आप हमारे साथ ई आचार्य पे। तब तक आपका अपना मैथ्स गुरु विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।